15 साल का एक बच्चा है, उसके बाद में बच्चा नहीं हो रहा। पता है क्यों? बच्चेदानी में थे फाइब्रॉइड, और ये फाइब्रॉइड जब अंदर हैं तो इस पेशेंट में बेबी नहीं हो पा रहे थे, इनको एक बेबी और चाहिए। इस कारण से इनके निकाले हैं ये और ये दो फाइब्रॉइड। अब यूट्रस को किया है तैयार, जिससे इनके एक बेबी और हो। बेबी आपके हो सकता है फाइब्रॉइड में भी। निकालने कुछ पेशेंट्स में ज़रूरी होते हैं, ज़रूर निकलवा लीजिए। सो ये वायरल वीडियो जो एक बहुत फेमस डॉक्टर जिंदल चैनल से है, जिनको मैं बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनका अप्रोच, पेशेंट सेंट्रिसिटी, अवेयरनेस कैंपेन्स। सो इसको 3 लाख व्यूज़ मिले और लोगों ने देखा है कैसे कभी कभी फाइब्रॉइड निकालने से फर्टिलिटी में बहुत हेल्प होता है। मैं आज एक दूसरा पहलू पेश करने आया हूँ कि ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, जहाँ ये ऑप्शन नहीं होता। डॉक्टर जिंदल ने इस वीडियो में जो फाइब्रॉइड्स दिखाए वो छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे जो हमने एंड में देखा। लेकिन कई बार हम देखते हैं पेशेंट को एक 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, एक 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। ऐसे में क्या करें? क्या ऐसे में भी मायोमेक्टोमी उतना ही आसानी से हो सकता है? वेल, एडवांस्ड हैंड्स में हो सकता है, लैप्रोस्कोपी द्वारा भी हो सकता है। बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स भी मॉर्सिलेट करके पूरी तरह निकाले जा सकते हैं। इनफैक्ट आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स लैप्रोस्कोपी से निकालने का और सबसे बड़ा फाइब्रॉइड लैप्रोस्कोपी से निकालने का, ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के हाथ में हैं, बेंगलोर की टीम से, जितना मेरा नॉलेज है। मैंने इस पे पहले कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। बट मैं आज आपको एक दूसरा ऑप्शन पेश करने आया हूँ, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। देखिए, प्रैक्टिकली हर जगह वर्ल्ड रिकॉर्ड बेस्ड स्किल सेट नहीं होता है, जिस वजह से कई बार जब महिलाओं को इतने बड़े रसोली या फाइब्रॉइड्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है देखो ज़िंदगी पहले है, बच्चा बाद में है, आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, और वो दूसरी बार बच्चा करने का सोच भी नहीं सकते। बिसाइड्स फर्टिलिटी, इवन वैसे भी कई महिलाएं नहीं चाहती कि उनकी बच्चेदानी निकाली जाए फॉर वेरियस रीजंस। हिस्टेक्टोमी के अपने कॉम्प्लिकेशंस है, सर्जिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड पेन होता है, प्रोलॉन्ग स्टे, लॉन्ग रिकवरी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्कार, इंसिजनल हर्नियाज, इन्फेक्शन, बॉवेल इंजरी, लिस्ट एंडलेस है। भले कम परसेंट पेशेंट्स में होता होगा, बट जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और कई बार ये ऑप्शन दिया जाता है कि देखिए जी, हम आपका लैप्रोस्कोपी फाइब्रॉइड तो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है या पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो सब टोटल निकालना पड़ेगा या फिर हमें ओपन करना पड़ सकता है। कई बार ये भी साइन लिया जाता है कि अगर फाइब्रॉइड निकालते समय कोई दिक्कत आए तो आपका यूट्रस या बच्चेदानी ही निकालनी पड़ेगी, जो क्योंकि इंट्रॉप बीच में हम ये नहीं सोच सकते कि ब्लीडिंग हो रही है, सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना है, जान बचानी है, तो ये करना पड़ सकता है। ऐसे में पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। लास्टली ये हमेशा आर्ग्यूमेंट रहता है कि मायोमेक्टोमी या फाइब्रॉइड रिमूवल से फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड निकाल रहे हो, वो भी 2 जगह से, जो लंबे स्कार्स आएंगे यूट्रस पे, उसके बाद एक बड़ा इंटरवल या गैप देना पड़ता है प्रेगनेंसी के पहले, ताकि वो स्कार रप्चर ना हो जाए। ऐसे में मेरा ये ओपिनियन है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। ये पूरे प्रोसीजर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूँ, एनिमेशन और लाइव प्रोसीजर का आप देख सकते हो, बट शॉर्ट में समझाता हूँ कि इसमें हम हथेली से एक छोटी सी तार ले जाते हैं, वो खून की नसों में जो बच्चेदानी को सप्लाई करती है, उसमें कुछ स्पेशल पार्टिकल्स डालते हैं, स्पेशली फाइब्रॉइड की नसों में सुपर सिलेक्टिवली, जिससे फाइब्रॉइड को ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, फाइब्रॉइड डेड हो जाता है। ब्यूटी इस प्रोसीजर की ये है कि बच्चेदानी के मांसपेशी और लाइनिंग को ब्लड फ्लो मिलता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये पूरे प्रोसीजर का एडवांटेज है कि सब कुछ लोकल एनेस्थेशिया में हो रहा है, एक छोटी सी नीडल से पेशेंट होश में है, एक्सरे में देख के बाकी काम होता है, पेशेंट को बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं है, मिनिमली इन्वेजिव है, कोई ब्लेड का यूज़ नहीं है, सब कुछ एक नीडल से हो गया। जब हम नीडल निकालते हैं, एक छोटा सा ब्रेसलेट डालते हैं जिसे ट्रांस रेडियल बैंड बोलते हैं, जो 4 घंटे में निकाल देते हैं। किसी किसी पेशेंट को कुछ टाइम के लिए पेन होता है क्योंकि फाइब्रॉइड डेड हो गया है, तो वो चीखता है खून के लिए, लेकिन उसके बाद वो कम्प्लीटली सेटल हो जाता है और पेशेंट एक दिन में अपने घर जा सकते हैं। अगले दिन अगर ज़्यादा पेन नहीं है तो अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्टेक्टोमी की तरह 2 हफ्ते 3 हफ्ते कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, क्योंकि कोई ब्लेड यूज़ नहीं है, कोई चीरफाड़ नहीं है, पेशेंट को अपने कपड़े भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ से हो गया हथेली से। इसलिए हर्निया, इन्फेक्शन, ये सब का रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मैं कहूँगा ज़ीरो है। इतने आधुनिक और इतने एक्सेलेंट फ़ायदे हैं इस टेक्निक के। हाँ, इसके अपने नुकसान हैं, फाइब्रॉइड इस्कीमिया के बाद अपने रिस्क हैं, नुकसान तो नहीं,
बट ओवरऑल ये बहुत मिनिमली इन्वेजिव, सेफ और बेटर टेक्निक है। एक प्रॉब्लम ये है कि हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की, कि इसके बाद अगर पेशेंट माँ बनना चाहे, फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहे, तो क्या ये प्रोसीजर के बाद वो हो सकता है? यस, आज ये पाया गया है बहुत मेटा एनालिसिस और आर्टिकल्स में कि जो सदियों से डर था कि ये प्रोसीजर करने के बाद फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ओवरी का रिजर्व कम कर देंगे, वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में डर नहीं है, क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन, FSH, LH सारे फीमेल हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं और ओवेरियन रिजर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट ये प्रोसीजर के बाद औरतें उतनी ही माँ बन सकती है जितना एक मायोमेक्टोमी या फाइब्रॉइड रिमूवल के बाद, और ये लेटेस्ट फेम ट्रायल और यूरोपियन रैंडमाइज ट्रायल से सामने आए हैं जो कि लेवल 1 to 2 एविडेंस ऑलमोस्ट। तो पॉइंट है कि जी ये इसके बाद प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद भी क्योंकि अभी और एविडेंस आना बाकी है, गाइडलाइंस में अभी तक नहीं आया है, तो हम ये नहीं कह रहे कि हर पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी चाहिए तब भी ये कराए या कुंवारी लड़कियाँ भी ये कराए, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, स्पेशली अगर सर्जरी मॉर्बिड है और उससे भी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होने का चांस है। हाँ, एक ही चीज़ आज तक अभी तक का डेटा कहता है कि शायद इससे थोड़ा सा मिसकैरेज रेट बढ़ जाता है, वो भी बहुत मार्जिनल, बट फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता है। ऊपर से मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि रिसेंटली हमने कई सारी कुंवारी लड़कियों का भी ये प्रोसीजर किया है, क्योंकि वो बहुत क्लियर थी कि हमें सर्जरी नहीं करानी है, फर्टिलिटी सेकेंडरी है, पहले हम सर्जरी प्रिवेंट करना चाहते हैं और एक एंजियोग्राफी टेक्निक से फाइब्रॉइड ट्रीट करना चाहते हैं। लकीली भले वो बहुत क्लियर थी कि फर्टिलिटी अफेक्ट भी हो जाता है तो हमें चलेगा, लेकिन प्रोसीजर के बाद उनका फाइब्रॉइड आज श्रिंक होकर गायब हो चुका है या गायब हो चला है, और उनका AMH लेवल्स, हार्मोन्स, फॉलिकल मॉनिटरिंग सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि वो शादी के बाद बिल्कुल माँ बन पाएगी। सोचिए एक लड़की की खुशी, 19 साल 21 साल की उम्र में उन्हें ऑपरेशन कराना पड़े, उसके बदले में आज वो छोटी सी हथेली से, सुई से सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं और अब वो मैरिज करने जाएंगे। मैं कोई फॉल्स या एग्जैगरेटेड क्लेम्स नहीं करूँगा। आज भी अगर आपको फर्टिलिटी रिटेंशन चाहिए तो मैं कहूँगा अगर छोटे फाइब्रॉइड है, मायोमेक्टोमी ऑप्शन है, लैप्रोस्कोपी से आप जाइए उसके लिए। लेकिन अगर ऑप्शंस बहुत मॉर्बिड है, स्पेशली बच्चेदानी निकालने का रिस्क है या बड़े फाइब्रॉइड्स है, स्कार रिस्क है, आप नहीं सर्जरी कराना चाहते हो तो इसको ज़रूर कंसिडर करें। बहुत अच्छा टेक्निक है। आप खुद गूगल स्कॉलर या पबमेड पे रिसर्च पढ़ सकते हो कि इससे क्या क्या अफेक्ट होता है। आपको मेरे या गायनेकोलॉजिस्ट की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के बारे में रिसर्च करो, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स स्टडी करो और खुद डिसाइड करो। इसके अलावा ये टेक्निक के बारे में और जानना चाहते हो तो दोनों एंड स्क्रीन पे डिटेल वीडियोस दे रहा हूँ ये टेक्निक के बारे में। आई होप इसने बहुत हेल्प किया। ज़रूर अपने फ्रेंड से ये शेयर करें और चैनल फॉलो करें ताकि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।